हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्प की संरचना क्या होती है, पुमंग की एक इकाई को क्या कहते हैं, उसे पुंकेसर कहते हैं। जायांग की एक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, जो पुमंग में यानी कि नर भाग में जो जनन होता है उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, और उसको नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर। और जो मादा में बीजाणु जनन होता है उसे हम नाम देते हैं मेगास्पोर। तो इस प्रकार से नर को हम माइक्रो लघु और मादा में गुरु यानी कि दीर्घ बीजाणु का नाम देते हैं। लघु बीजाणु जनन बताया था। हमने आपको बताया था कि परांगण की संरचना किस प्रकार से होती है और परागकण की संरचना किस तरह से होती है। उसमें हमने बताया था आपको कि जो परागकण होता है उसमें जो ऊपरी परत होती है उसे हम बाह्य चोल कहते हैं। उस बाह्य चोल में के चारों ओर जनन छिद्र पाया जाता है। उसके भीतर एक और परत होती है जिसे हम अंतःचोल कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। उसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस केंद्रक पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। हमने आपको बताया था कि ओव्यूल की एक स्त्री केसर की संरचना कैसी होती है। हमने आपको बताया था कि जो जायांग होता है उसके 3 भाग होते हैं, एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होती है और एक आपका ओवरी होती है। आइए अब देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन जिस प्रकार से आपने पहले देखा है कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है, उसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आइए देखें, गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु धानी, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेगा स्पोर स्पोरेंजियम। गुरु बीजाणु धानी को मेगा स्पोरेंजियम। बीजाणु धानी में बीजाणु गुरु बीजाणु के निर्माण को गुरु बीजाणु के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। गुरु बीजाणु जनन पुष्प के मादा भाग में जायांग के अंतर्गत होता है। हम यहाँ पर एक ओव्यूल की संरचना देखते हैं।
ये आपकी ओव्यूल की संरचना है। इस भाग को आप बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस कहते हैं। इस बीजांडकाय के भीतर एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं आद्य स्तरीय कोशिका। आद्य स्तरीय अधस्तरीय कोशिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल, राइट। अब ये जो आद्य स्तरीय कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और विभाजित होकर के वो दो कोशिका का निर्माण करती है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये आपका ओव्यूल, ये आपका बीजांडकाय, ये अंताचोल, ये आपका बीजांड वृंत है जहाँ से बीजांड जुड़ा हुआ होता है। ये आपका बन गया। यहाँ पर आपका क्या था, न्यूसिलस, बीजांडकाय, न्यूसिलस। अब यहाँ पर जो ये आद्य स्तरीय कोशिका थी ये विभाजित हो गई और विभाजित हो करके इसने दो कोशिकाओं का निर्माण किया। एक कोशिका को, ये जो दो कोशिकाएं बनी उसमें से इस एक कोशिका, ये जो एक कोशिका है इसे बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन कोशिका। स्पोरोजिनस सेल कहते हैं इसको इंग्लिश में। स्पोरोजिनस सेल नाम देते हैं। और जो ये दूसरी कोशिका होती है इसको हम भित्तीय कोशिका कहते हैं। इसे हम भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो बीजाणु जनन कोशिका होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि जो भित्तीय कोशिका होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसी है वैसे ही पड़ी रहती है। आइए देखते हैं आगे। भित्तीय कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, आप सभी जानते हैं। अब इस तरह से अब
इस चीज़ को, ये ओव्यूल को बस हम बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती है और 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। जिसे आगुणित गुरु बीजाणु कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? हेप्लॉयड हो जाते हैं। अपने अर्धसूत्री विभाजन में 11th में पहले जब विभाजन पढ़ाया गया था आपको, तो हमने उसमें आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है और एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और उनकी संख्या आधी रह जाती है। यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन कोशिका में जो आपकी बीजाणु जनन कोशिका थी, उसमें विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन गई। ये जो कोशिकाएं बनी, ये आगुणित गुरु बीजाणु कोशिका कहलाती है। इसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। बस एक कोशिका जो होती है वो क्रियाशील रहती है। ये कोशिका क्रियाशील रहती है। अब ये क्रियाशील कोशिका, दूसरा ओव्यूल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये जो क्रियाशील कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का यहाँ पर ये निर्माण कर लेती है। एक क्रियाशील बीजाणु जनन, एक क्रियाशील कोशिका जो बनी हुई है, वो उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के थ्रू 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये जो क्रियाशील कोशिका बीजाणु जनन कोशिका है, वो बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजिनस सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, सॉरी। अब यहाँ पर एक कोशिका ये जो 2 कोशिकाएं बनी, वहाँ से एक कोशिका निभाग की तरफ चली जाती है। एक कोशिका निभाग की तरफ चली जाती है और एक कोशिका बीजांड द्वार की तरफ चली जाती है। आप जानते हैं कि इसको निभाग कहते हैं। जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं चला जा। और इस बीजांड द्वार, इसे बीजांड द्वार कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। यहाँ पर ये जो 2 कोशिकाएं बनी,
एक निभाग की तरफ, एक चिलाजा की तरफ चली गई और दूसरा बीजांड द्वार की तरफ चली गई। इन दोनों बनी कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होता है और जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस निभाग की तरफ बनी कोशिका से एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी और इधर बीजांड द्वार की तरफ भी एक कोशिका है तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। फिर इन कोशिकाओं में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर इस कोशिका से एक कोशिका और बन जाएगी, इस कोशिका से एक कोशिका और बनेगी, दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से दो कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिका। बीजांड द्वार की तरफ भी सेम ऐसा ही होगा। एक कोशिका से दो कोशिका और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी। अब इन बनी कोशिकाओं, जो ये कोशिकाएं बनी हैं, इनका अरेंजमेंट होता है और जब अरेंजमेंट होता है होगा तो एक कोशिका बीजांड द्वार की तरफ की बीच में आ जाएगी और दूसरी कोशिका निभाग की तरफ से बीच में आ जाएगी और ये बनाएगी पोलर न्यूक्लियाई। ये बना देगी द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती है। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती है। तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ जो हैं वो इस प्रकार से निभाग की तरफ अरेंज हो जाती हैं और तीन कोशिकाएं इधर बीजांड द्वार की तरफ अरेंज हो जाती हैं। इस प्रकार से इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं प्रतिमुख कोशिका। पिछले लेक्चर में जब हम आपको ओव्यूल्स की संरचना बता रहे थे, कि स्त्री केसर की संरचना बता रहे थे, तो उसमें हमने सब नाम दिए थे। इसको हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और जो बीजांड द्वार की तरफ तीनों कोशिकाएं व्यवस्थित हुई थी, उसमें से जो साइड की दोनों कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड। और एक कोशिका, ये जो बीच की होती है, इसे हम कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका। इसको हम कहते हैं एग सेल। एग सेल। इस प्रकार बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है और
इसकी डायरेक्शन को हम अरेंज कर देंगे, नंबरिंग कर देते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H। इस प्रकार से एक गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर एक जायांग एक जायांग के वर्तिकाग्र पर जब परागकण आकर के बैठता है, जैसे ही बैठता है उसमें एक जर्म ट्यूब निकलती है जो बीजांड की ओर से बीजांड काय में प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश करती है तो यहाँ पर आपने देखा था कि निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं बनी थी, बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं बनी थी और 2 कोशिकाएं द्वितीय केंद्रक का निर्माण हुआ था। इस प्रकार से जब परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र पर बैठता है तो जैसे ही बैठता है उसमें से एक जर्म ट्यूब निकलती है और 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। इसमें से हमने आपको बताया था कि आगे हम आपको बताएंगे, इसमें से एक नर युग्मक जो होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज़ करता है और एक केंद्र जो होता है वो अंड कोशिका के साथ फ्यूज़ करता है। इसे हम जो नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज़ करता है इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शॉर्टकट में से PEN भी कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आपका कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये 3N कहलाएगा जिसे हम ट्रिप्लॉइड कहेंगे। देखिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी होता है वो कितना होता है, तो आप बताएंगे ट्रिप्लॉइड होता है या कह सकते हैं 3N होता है। यहाँ पर जब एक सेल एक नरयुग्मक से फ्यूज़ करता है तो वो दोनों भ्रूण का निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं और इसका पोलॉइडी जो होता है वो 2N होता है, वो डिप्लॉइड होता है। अब ये क्रिया जो यहाँ पर परागकण यहाँ पर आया, ये क्रिया जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ पर कोशिकाओं में फ्यूज़न नहीं हो सकता और प्राइमरी या एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर परागण के माध्यम से परागकण सबसे पहले किसी भी माध्यम से, वायु के माध्यम से हो सकता है या फिर मनुष्य के माध्यम से भी हो सकता है या फिर जानवरों के माध्यम से भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपके कीटों के माध्यम से हो। आपने बहुत बार देखा होगा, अपने पार्क्स में देखा होगा या आपके यहाँ कोई लॉन वगैरह हो, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स के पौधे हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा मधुमक्खियों को, तितलियों को आते हुए। तो वहाँ से वो मकरंद को लेकर जब
उड़ती हैं तो उसमें जो कण रहते हैं, पराग कण रहता है, वो उसके अंदर उसके पैरों पर चिपक जाता है और जब आकर के वो दूसरे पुष्प पे बैठती है तो वहाँ पर उसका परागण हो जाता है। वो आकर के वर्तिकाग्र पर, पौधे के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और वहाँ से जर्म ट्यूब निकलती है और जर्म ट्यूब सीधा आपके एग सेल में पहुँचती है और वहाँ पर इस प्रकार से कोशिकाओं में फ्यूज़न हो जाता है और युग्मनज का निर्माण हो जाता है। बीजांड कई प्रकार का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। बहुत सारे प्रकार के बीजांड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर बीजांड के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे बीजांड द्वार होता है, निभाग होता है, बीजांड वृंत होता है। अगर इन सब की स्थिति बीजांडसन पर उसके झुकाव के आधार पर देखी जाती है तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है आर्थोट्रोपस प्रकार का, उसमें बीजांड वृंत जो होता है वो बीजांड द्वार, तथा भ्रूण कोश के एक ही रेखा में स्थित होता है, के एक ही रेखा में स्थित होने पर एक ही रेखा में स्थित होने पर आर्थोट्रोपस कहलाता है। कैसी स्थिति होगी उस बीजांड की? इस प्रकार की स्थिति में आप देखिए यहाँ पर भ्रूणकोश, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार एक ही सीधी रेखा में स्थित है, इसलिए ये कहलाता है आर्थोट्रोपस। दूसरा प्रकार है इनरट्रोपस। इसमें क्या होता है कि बीजांड वृंत में अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड वृंत में अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड द्वार बीजांडांसन के समीप आ जाता है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अध्यावरण के साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से देखिए ये अत्यधिक वृद्धि हो गई है
बीजांड द्वार में, और जो ये बीजांडासन के समीप आ गए हैं और बीजांड वृंत से लग रहा है कि अध्यावरण जो इसका है जुड़ा हुआ है। तो ये आपको चना मटर सेम में देखने के लिए मिल सकता है, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा प्रकार आपका हेमी एनाट्रोपस होता है। हेमी एनाट्रोपस इसे हम हेमीट्रोपस भी कह सकते हैं। दोनों ही नाम दिए जाते हैं, हेमीट्रोपस भी, हेमी एनाट्रोपस भी कहा जाता है इसे। इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं और बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। हेमीट्रोपस होता है, कैमाइलोट्रोपस होता है, एम्फीट्रोपस होता है, सर्सिनोट्रोपस होता है। इतने प्रकार से ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं, कभी झुके हुए, कभी थोड़ा सा उसका बीजांडासन झुका हुआ रहता है, और कभी कभार जो बीजांडासन रहता है ऊपर की तरफ रहता है। तो इस प्रकार से बीजांडासन का प्रकार होता है। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट्स करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि हमारा भी मनोबल उठता रहे और आपको हम अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर दें। स्टूडेंट्स, जो हमने अभी ओव्यूल की संरचना बताई है, जिस प्रकार से हमने इसको डिस्क्राइब किया है, उस प्रकार से आपको नोट्स में लिखना है। लिख दीजिएगा। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, हम उसकी नोट्स अवेलेबल कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन क्या है, इसको आगे लेक्चर में हम आपको अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। घरों में आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित तरीके से स्टडी करते रहिए। थैंक यू।